हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए, उन सबको बताइए हमारे साहब आपकी बीएड परीक्षा 2024 का आपको जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करेंगी करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बगल में जो का बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपको डीएलएड वाले छात्र हैं वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास को जो समय है जीके जीएस की जो क्लास है देख लीजिए, सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो आपकी हिंदी की क्लास है इसके बाद आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके क्लास के बारे में, शेड्यूल के बारे में? तो आप लोग क्लास का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, कहीं पे लिख के रखेंगे आपके बुक में, ठीक है, कि आपको इतने इतने बजे जो है क्लास में आना है और अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा, था तो जाकर हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन इसका जो है साथियों लिंक मिल जाएगा, तो फटाक से जाकर हमें वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो पीडीएफ के साथ जो क्लास का डेली बेसिस का अपडेट है वो आपको दिया जाता है, और आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको जो है इस टेलीग्राम के चैनल पर ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि उसके बारे में वीडियो बता के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वीडियो वो देखता ही नहीं है। ऐसा मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो जितने जन वीडियो देखने वाले हो टेलीग्राम पे आके देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का होगा। और स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर करो। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि है कौन सी, बताइए। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली आपकी भारतीय लिपि ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? क्लियर है? हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी हो जाएगी? तो आपका ब्राह्मी लिपि नहीं होगा साथियों, इसका आंसर आप सही कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका खरोष्टी लिपि। थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो गया, ब्राह्मी लिपि नहीं होगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? ये भी नहीं होगा साथियों। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली लिपि जो आपकी दी गई है, क्या हो जाएगी? खरोष्टी लिपि सबसे पुरानी लिपि है, ठीक है। तो हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली लिपि मेरे ख्याल से आपकी द्रविड़ लिपि होगी। द्रविड़ होगी मेरे हिसाब से नहीं, आपकी द्रविड़ ही होगी, ठीक है। क्लियर है? तो जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है आपका ओ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, 52 नंबर क्या देगा। आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा, बताइए। आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर साथ है पुरुषार्थ, जो आपका दिया गया यहाँ पे। आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत जो है, देखिए सभी के सभी हो जाएंगे। पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ, संस्कार, ये सभी हो जाएंगे। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 52 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका, शक संवत का जो प्रारंभ है कब हुआ था, बताइए। शक संवत का जो प्रारंभ है साथियों कब से हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ कब से हुआ था? तो आपका जो आंसर होगा साथियों यहाँ पे 78 ईसा पूर्व से, ठीक है। 78 ईस्वी से हो जाएगा, ईसा पूर्व से नहीं। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। राइट आंसर भारतीय दर्शन में जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था, बताइए। भारतीय दर्शन में जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था?
तो देखिए भारतीय दर्शन में जैन धर्म का मुख्य योगदान आपका जो दिया गया यहाँ पे आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही, साम्यवाद का सिद्धांत था। ठीक, साम्यवाद का सिद्धांत जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। भारतीय दर्शन को जो है जैन धर्म का मुख्य योगदान क्या था, तो साम्यवाद का सिद्धांत। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, साथी बताइए। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी आपका महमूद गजनवी था। ठीक है, जिसने 17 बार जो है मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए होगा, बताएंगे 56 नंबर, क्या रहेगा, भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी। मैंने आपको अभी बताया था उससे पहले क्वेश्चन में। तो देखिए भारत में मुगल शासन की स्थापना जो आपके देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, 1526 ईस्वी में। तभी से वहां पे जो है आपकी भारत में मुगल शासन की नींव पड़ गई थी। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 57 नंबर है। ठीक है, बैरम खान ने किस बादशाह के लिए जो है 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी, बताइए। बैरम खान ने किस बादशाह के लिए जो है 4 साल तक शासन की देखभाल की थी, तो आपका राइट आंसर साथियों अकबर के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 57 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, 58 नंबर, क्या देगा, गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे, तो देखिए गदर पार्टी के प्रवर्तक की बात की जाएगी तो आपके लाला हरदयाल थे। ठीक है, जो आपका सीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 58 नंबर, क्या देगा, धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने, बताइए। धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो देखिए धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनका जो है दूसरा नाम था। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 60 में, क्या देगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बताइए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो आपका देखिए बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे। सॉरी, बृहस्पति तो छोटा है ना, बृहस्पति है ना, हाँ बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बुध आपका सबसे छोटा है। ठीक है, बृहस्पति और बुध में थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे, सॉरी। तो बुध सबसे छोटा और सबसे निकट का ग्रह हो जाएगा सूर्य से। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा और सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, तो देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है, तो देखिए चंद्र ग्रहण में होता है साथियों, तो चंद्र ग्रहण में देखिए चंद्रमा और सूर्य के बीच में आपकी पृथ्वी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच में आपकी पृथ्वी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चंद्र ग्रहण तभी लगता है। और सूर्य ग्रहण में क्या होता है, तो जो अपना ये है, पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, सॉरी, जो चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी आती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा आता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ठीक है, क्लियर है। पृथ्वी ग्रहण नहीं होता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, 62 नंबर, उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि कितनी है, बताइए। उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि कितनी होती है, देखिए उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि जो होती है आपके साथियों 21 सितंबर, जून 21 से लेकर सितंबर 22 तक। ठीक है, जून 21 से लेकर 22 सितंबर तक जो आपके देखिए उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहता है। ठीक है, क्लियर है। उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि कितनी है, तो जून 21 से लेकर सितंबर 22 तक। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही होगा। कहाँ पर रातों को ही जाड़े की ऋतु समझा जाता है, बताइए। कहाँ पर जो है रातों को ही जाड़े की ऋतु समझा जाता है, तो आपका राइट आंसर साथ हो रेगिस्तानों में। ठीक है, रेगिस्तान में जो है रात में जो है टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। दिन में तो आपका देखिए जो उसका टेम्परेचर सेल्सियस को मतलब हाईएस्ट सेल्सियस पे रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें रात में,
तो रात में जो आपका रेगिस्तान है बहुत ही ठंडा हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। ठंडी मतलब ऋतु, जो जाड़ी की ऋतु वहां पे ऐसा महसूस होता है, ठीक है, बहुत ठंडी लगती है वहां पे रेगिस्तान में रात के समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64 क्या मृत सागर स्थित है कहाँ पर? तो देखिए मृत सागर की बात की जाएगी तो मृत सागर आपका एशिया में स्थित है। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। एक मिनट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मृत सागर कौन से महाद्वीप पर स्थित है? हाँ, तो एशिया महाद्वीप पर, ठीक है, क्लियर से हो गया इसके बारे में। मृत सागर जो है इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एशिया में स्थित है, ठीक है, एशिया महाद्वीप पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे आइटन से क्या हो जाएगा। और मृत सागर में आप क्या है, तो वहां का पानी इतना खारा है, इतना खारा है कि आप जो है पानी पर, आपको अगर तैरना नहीं आता तो भी आप उस पर जो है आराम से तैर सकते हैं, उसमें आप डूबेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। उसका घनत्व जो पानी का बहुत ही कम होता है, ठीक है। कौन नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है? बताइए कौन नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फेरल का नियम, ठीक है। फेरल का नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या हो जाएगा 66 में, ध्यान से देखिएगा बताइएगा। भूपटल का अधिकतम भाग बना है किसका? बताइए भूपटल का अधिकतम भाग जो है किससे बना हुआ है? तो देखिए भूपटल का अधिकतम भाग अगर देखने जाएंगे साथियों, तो बना हुआ है आपका साथियों किसका? तो अवसादी चट्टानों के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसका है भूपटल का अधिकतम भाग जो है अवसादी चट्टानों के द्वारा बना हुआ। अगला क्वेश्चन 67, भूकंप तरंगों का अध्ययन किया जाता है किस पे? तो देखिए भूकंप तरंगों का जो अध्ययन किया जाता है साथियों आपका सिस्मोग्राफ पर किया जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ के द्वारा जब आपका भूकंप की तरंगों का अध्ययन किया जाता है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे संविधान सभा के सभापति कौन थे? बताइए, संविधान सभा के सभापति कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के सभापति की बात की जाएगी तो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, अस्थाई सदस्य, ठीक है। ये आपके अस्थाई सदस्य थे, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। संविधान सभा के सभापति आपके राजेंद्र प्रसाद थे और आपके अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है, अस्थाई सदस्य थे। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन होगा 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है किसके द्वारा? बताइए भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा होता है? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा होता है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों के द्वारा आपका देखिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों को जो आपका देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा है 70 नंबर पे? भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थानांतरित होने पर कार्यभार कौन संभालता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के स्थानांतरित होते हैं तो वहां का जो कार्यभार है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारतीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? देखिए भारतीय कार्यपालिका के प्रधान की बात की जाएगी तो आपका देखिए कार्यपालिका का जो प्रधान होता है आपका देखिए राष्ट्रपति होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आइडेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। सिर्फ कहने के लिए होता है लेकिन जो काम करता है प्रधानमंत्री सब करता है, ठीक है। जब तक प्रधानमंत्री नहीं करेगा तब तक राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते, ये बात भी होती है, ठीक है। लेकिन असली शक्ति जो है प्रधानमंत्री में होती है, इतना आप समझिएगा, ठीक है। 72 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकारी को सूची से हटा दिया गया? बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों
44वें संविधान संशोधन जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से 44वें संविधान संशोधन के दौरान संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 73 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या देगा, जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग क्या होता है, बताइए। जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग क्या हो जाएगा साथियों, तो जिसका प्रयोग आपका हो जाएगा साथियों सार्वजनिक महत्व के किसी नीति संबंधी विषय पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर। जनमत संग्रह जो है लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग सार्वजनिक महत्व की किसी नीति संबंधी विषय पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आपका देखें क्या देगा है, 74 में बताने की कोशिश करेंगे। किसने कहा प्रजातंत्र सरकार का सबसे खराब रूप होते, किसने कहा कि प्रजातंत्र जो है सरकार का सबसे खराब रूप है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है अरस्तु ने कहा था, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अरस्तु ने कहा था प्रजातंत्र जो है सरकार का सबसे खराब रूप है। ठीक है, क्लियर है सभी इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, अमेरिकन राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है कैसे चुना जाता है, तो देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति आपका चुना जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे वहाँ पे नहीं चुनते हैं, टेंशन मतलब वहाँ पे भी चुनाव होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज में चुनाव होता है। ठीक है, तो वहाँ के द्वारा जो आपका देखिए अमेरिकन राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है। ठीक है, और अमेरिका में जो आपका देखिए कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति वहाँ का सर्वोच्च जो है सब कुछ होता है। ठीक है, वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई थी, वाटरलू की जो लड़ाई है कब लड़ी गई थी, तो वाटरलू की लड़ाई की अगर बात की जाएगी साथियों, कब लड़ी गई थी, तो वाटरलू की जो लड़ी गई थी आपका 1815 ईस्वी में लड़ी गई थी। आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है, बताइए। वर्ष जो है 1776 जो है किसके लिए जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे पहुंच चले गए। चलिए, हाँ, वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अमेरिकी स्वातंत्र की घोषणा के लिए। ठीक है, वर्ष 1776 में जो आपका अमेरिकी स्वातंत्र घोषणा के लिए जाना जाता है, तो जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकते हैं आपका 1776 जो है वर्ष किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अमेरिकी स्वातंत्र की घोषणा के लिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या देगा, पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या होती है, बताइए। पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या होती है, तो देखिए पूर्वाग्रह एक प्रकार की आपकी होती है मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, पूर्वाग्रह जो है एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 79 में, दाम्पत्य का केंद्र है क्या, बताइए। दाम्पत्य का केंद्र क्या है, दाम्पत्य के केंद्र की बात की जाएगी साथ ही, तो दाम्पत्य का केंद्र आपका हो जाएगा पति और पत्नी से। ठीक है, दाम्पत्य का केंद्र आपका पति और पत्नी से होता है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे अल्टेंस होगा। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है, बताइए। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक आपके फ्रोबेल है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक आपका फ्रोबेल है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए 81 नंबर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, निर्माण जो है शिक्षा या कथन किसका होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है या कथन किसका साथियों, तो यह जो विचार है साथियों आपका अरस्तु का है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 82 नंबर, माई हर्ट अचेस एंड अ डाउरी नंबर्स के नमनेस पेंस यह किसने कहा है, बताइए। माई हर्ट अचेस एंड द डाउरी नमनेस पेंस यह किसने कहा है, तो यह जो साथियों कहा है आपका जॉन किट्स ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसका माई हर्ट एचएस
माई हर्ट एचएस एंड द डाउरी नमनेस पेंस। ठीक है, यह कथन किसका है? तो जॉन किट्स का। मेरा दिल दुखता है और दहेज के कारण मेरी कलम जो सुन्न हो जाती है। कलम नहीं। ठीक है, दहेज सुन सन्नता की पीड़ा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? क्लियर? यह जो कथन है आपका किसका है? तो जॉन किट्स का है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 83 में क्या देगा? किसने लिखा इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? यह किसका कथन है बताइए? किसने लिखा है कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? यह किसने कहा है? तो यह कहा है साथियों आपका विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, क्लियर है सभी को? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। अगर संगीत प्रेम का आहार है तो उसे अवश्य बजाएं। ठीक है, यह जो कथन है किसका है? विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, क्लियर सभी को? अगर संगीत प्रेम का आहार है तो उसे जो है अवश्य बजाएं। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ठीक है, क्लियर है? अगर म्यूजिक जो है संगीत जो है प्रेम का आहार है तो उसे जरूर बजाएं। यह जो कथन आपका विलियम शेक्सपियर का हो जाएगा। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? तो विंग्स ऑफ फायर जो आपका देखिए भारत के प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कोई इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 85 नंबर क्या देगा? भारत प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखा था बताइए। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र आपका देखिए कौटिल्य ने लिखा था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर क्या देगा? विकास का पूरा मॉडल दिया है किसने बताइए? विकास का पूरा मॉडल किसने दिया है? तो देखिए विकास का पूरा मॉडल अगर देखने जाएंगे साथियों आपका दिया है एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी के बारे में? चलिए, बहुत ही ग्रेट व्यक्ति, महान व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 87 में विश्व व्यापार संगठन है कि WTO रूपांतरण है किसका बताइए? WTO जो है किसका रूपांतरण है? तो WTO जो है रूपांतरण साथियों GATT का। ठीक है, GATT का रूपांतरण आपका क्या है साथियों? GATT का रूपांतरण आपका WTO है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर क्या देगा? ग्रेसम का नियम बताता है क्या बताइए? ग्रेसम का नियम बताता है कि क्या? तो देखिए ग्रेसम का नियम बताता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को जो है चलन से बाहर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? ग्रेसम का नियम है बताता है कि बुरी मुद्रा जो होती है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। लॉफर वक्र संबंधित है किससे होते हैं? लॉफर वक्र जो है किससे संबंधित है? तो लॉफर वक्र जो आपका देखिए कर दर और कर आगत से संबंधित है। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? लॉफर वक्र जो संबंधित है कर दर और कर आगत से संबंधित है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 89 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 90 नंबर क्या देगा? राष्ट्रीय आय क्या होती है बताइए? राष्ट्रीय आय आपकी क्या होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आय की अगर बात की जाएगी तो राष्ट्रीय आय जो आपका हो जाएगा C+I+G+X-M। ठीक है, आपका राष्ट्रीय आय का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, G+I+C+I+G+X-M। क्लियर सबको? ये आपका राष्ट्रीय आय का सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर। भारत में मौद्रिक सुधार किस नई औद्योगिक नीति द्वारा लाई गई थी बताइए? भारत में मौद्रिक सुधार किस नई औद्योगिक नीति द्वारा लाई गई थी? भारत में मौद्रिक सुधार किस नई औद्योगिक नीति द्वारा लाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो लाई गई थी 24 जुलाई 1995 के द्वारा लाई गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको? भारत में मौद्रिक सुधार जो है 24 जुलाई 1995 की नई औद्योगिक नीति द्वारा जो लाई गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन 91 पे आपका
राइट आंसर हो जाना चाहिए, नहीं वो नहीं होगा, 24 जुलाई 1991 के दौरान लाई गई थी, 95 के दौरान नहीं। इसको सही कर लेंगे, ठीक है। 24 जुलाई 1991 के दौरान, 95 के दौरान नहीं, ठीक है। 91 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 92 क्या देगा, मानवीय निर्धनता क्या बताइए, मानवीय निर्धनता क्या होती है। तो देखिए मानवीय निर्धनता की अगर बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा साथियों, आय वंचन, स्वास्थ्य वंचन, शैक्षणिक वंचन, ये सभी के सभी तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से कुछ करें, मानवीय निर्धनता आपकी आय वंचन, स्वास्थ्य वंचन और शैक्षणिक वंचन से संबंधित होती है, ठीक है। तीनों से संबंधित होती है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। मांग के निर्माण के लिए क्या आवश्यक, बताइए मांग के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो देखिए मांग के निर्माण के लिए आवश्यक होती है आपकी कीमत, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा होगा 94 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर। एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती, बताइए एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ठीक है। क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या जो आपकी देखिए एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नहीं पाई जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका क्या देगा 95 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा, भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है क्या करके, बताइए भारत में बेरोजगारी को जो है कम किया जा सकता है क्या है। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर को कम कर डिग्री से रोजगार को अलग करके श्रम प्रधान तकनीक अपनाकर, ठीक है, उपरोक्त सभी का प्रयोग करके जो है आपका देखिए भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 96 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। दलाल स्थित कहाँ है, दलाल स्टेट जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए दलाल स्टेट की बात की जाएगी तो आपका स्थित है साथियों आपका ये मुंबई में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 नंबर, आइएगा कभी आप लोग को घुमा दूंगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में, बताइए भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है। तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता जो आपका देखिए केरल राज्य में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 98 में, भारत में महिला साक्षरता दर कहाँ कितना बात है, भारत में महिला साक्षरता दर कितना परसेंट है। तो भारत में महिला साक्षरता दर की बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा साथियों 53.70% है, ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या देगा 99, ठीक है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या बताइए, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। देखिए वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात की जाएगी तो आपका है साथियों 2.15%, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर 2.1% की दर से जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या, बताइए ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण औद्योगिक प्रदूषण, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है औद्योगिक प्रदूषण है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लासेस आती है अच्छी लगे, अच्छा क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहले होते चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जरूर देंगे आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। और जो है आंसर आप लोग हमें जो है उसका रीजनिंग की क्लास का देंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए।